अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे जा रही हैं और जो मैंने आपको कहा था लॉन्ग मार्च का या धरने का, वो प्लान फाइनल हो चुका है। वो किसी भी लम्हे 24 घंटे की कॉल पे धरना या लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया जाएगा और मैं इसको, जो मैंने डेडलाइन आप लोगों के सामने रखी है, 12 अक्टूबर से पहले देख रहा हूं। और कल के तौहीन अदालत के केस के बाद अब तो बातें आगे की तरफ जाएंगी। इमरान खान साहब सिर्फ इसी केस को देख रहे थे और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि तौहीन अदालत बनती नहीं है। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे डॉन पे अफसा कामिल के साथ मैंने जो गुफ्तगू की 2 इश्यूज़ के ऊपर, तौहीन अदालत के ऊपर और क्या जो साइफर के ऊपर जो एक्शन लेना चाहते हैं, वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देखिएगा। इमरान खान साहब अब चीज़ों को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जा रहे हैं और इस सिलसिले में दोस्त अहबाब से, पार्टी लीडर से सबसे मुशावरत जारी और तकरीबन फाइनल हो चुकी है। अब कब ये करते हैं ये आप देखिएगा। इसका टाइमिंग डिसाइड जो है ना, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद करेंगे। एक और अहम खबर है, आने वाली 15 अक्टूबर को हमारे हाई कोर्ट के जो जजेस जो कंफर्म होने वाले हैं, वो जजेस की अपनी कॉन्फ्लिक्ट कह दें, लेकिन बहुत काबिल जजेस हैं जो इस लॉट में आए, इनकी कंफर्मेशन के हवाले से वो लिस्ट बैकग्राउंड पे चल रही होगी और बहुत बहुत इंटेलिजेंट जजेस हैं, बहुत मेहनती। और ये जो चुने गए थे ना, इससे था कि जो एक कहतो रिजाल तो नहीं मैं कहता, लेकिन अच्छे जजेस की कमी थी। उम्मीद बड़ी है कि जजेस जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे मैक्सिमम। मैं तो तकरीबन सभी को देख रहा हूँ कि सभी कंफर्म हो जाएंगे। इस वक्त जजेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये ना हो इन्हें कंफर्म ना करें तो और तादाद कम हो जाएगी, तो लिटिगेशन का बहुत बोझ बढ़ जाएगा। फिर इन्हीं हाई कोर्ट के जजेस से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है और इस पे सुबह मेरा आर्टिकल, आज यानी मंगल वाले दिन, सीनियरिटी ऑफ जजेस पे वो मेरा आर्टिकल आप देख लीजिएगा। इसमें कोई, मैंने कहा सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 का मैंने जिक्र किया उसमें, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ एलेबोरेट वजाहत दे सकूं। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक मैं बताता रहूँ, अपना माइंड बताता रहूँ, जो कानून की सही मंशा है वो आपके सामने रख दूँ। लाहौर हाई कोर्ट में कल स्पीकर पंजाब असेंबली, ये वो एक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ उनका इलेक्शन कलअदम करार देने के बारे में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी ये बनाई बैठे हैं कि अगर स्पीकर को हम घर ले गए तो हम बड़ी आसानी से, और उन्होंने एक प्लान कर लिया हुआ है कि स्पीकर को कैसे हटाना है। और चूँकि खुफिया वोटिंग होनी है तो उस पर पहले ये आजमाएंगे, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब के लिए मैं बता चुका हूँ कि मरीम नवाज़ के लिए, अपना वज़ीर आज़म के लिए नवाज़ शरीफ तैयार नहीं है। मरीम का जहन था कि अभी आ जाए, लेकिन वो इतने अरसे के लिए नवाज़ शरीफ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर ये आएँ तो ये पूरे अरसे के लिए मरीम सफदर जो है वज़ीर आज़म बने। लेकिन पंजाब के हवाले से, वज़ीर आला के हवाले से काम काफ़ी शुरू हो चुका है। तो लाहौर हाई कोर्ट में दूसरे बेंच के पास केस के लिए फ़ाइल भिजवा दिया चीफ जस्टिस को। ये जो डिवीज़न बेंच है वो फौजदारी केसों का समाअत करती है। हमारे पास क्यों लगाया, इस पर वो बताया गया कि इस तरह का केस जो है एक केस ज़ेर समाअत है, वहाँ भिजवा दें। और जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अलीज़िया बाजवा पर मुश्तमिल है। राना मशहूद ने दरख्वास्त पर समाअत की है और इसमें बुनियादी तौर पर स्पीकर पंजाब असेंबली, सेक्रेटरी कानून और चेयरमैन ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन है नवाबजादा वज़ीब खान को फ़रीक बनाया गया है। 29 जुलाई को पंजाब असेंबली का इजलास हुआ और सीक्रेट बैलेट की बजाय शो ऑफ हैंड के ज़रिए हुआ। इस इलेक्शन में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये उनका कहना है। हालांकि धांधली भाई, जब सीटें ही कोई नहीं है, धांधली कौन सी होनी है।
दरख्वास्त समेत नून के 4 मेंबरान असम्बली को इस एहतजाज के इल्ज़ाम में ईवान से निकाल दिया। बाद स्पीकर ने गैर कानूनी अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वसीम खान बदुज़ई को पैनल ऑफ चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन ऑफ पैनल असम्बली रूल्स 16 की खिलाफ वर्जी शुरू की। अदालत स्पीकर सूबाई असम्बली का इलेक्शन कलअदम करार दे। अदालत चेयरमैन ऑफ पैनल के तकर्रुर को कलअदम करार दे। ये भी बात उन्होंने साथ की है। इसकी अब समात जो है वो ऑलरेडी जो केसेस चल रहे हैं उसके साथ वो रख दी है। वफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल की ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, ये इख्तियार है, वो होती या नहीं होती। अमूमन ऐसा होता है जब ज़मानत हो जाए तो वापसी ज़रा बड़ा मुश्किल काम है जब तक वो मिसयूज़ ना हो। और ये उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कानून की नज़र में दुरुस्त ना है। हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और ज़मानत मनसूख करने के हवाले से अदालत से अपना रिक्वेस्ट की गई है, इल्तिजा की गई है, इस्तदा की गई है। और बड़ा एक आम इशू है, पाकिस्तान उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम मैदान में आ गई। पहले डिफेंड करती रही ट्रांसजेंडर एक्ट का, अब होश आ गई जब लोगों ने बात की तो वफाकी शरीयत अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ JUI की दरख्वास्त और कानून के ख़िलाफ़ दीगर दरख्वास्तें पहले समात ज़ेर समात हैं। आपकी दरख्वास्त में नया कायम काम चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट ने पूछा, अपनी जमात की नुमाइंदगी चाहते हैं। कमरान मुर्जा ने बताया क्या JUI कानून की मंजूरी में शामिल थी? अब बड़ी ज़बरदस्त है, JUI ने ट्रांसजेंडर एक्ट की हमायत की थी, कानून खुद मंजूर किया तो अदालत क्या लेने आए? क्या ये JUI की जिम्मेदारी नहीं थी कि जायज़ा लेकर कानून बनाते? ये एक तरह की चपेट है आंखें बंद करके, यानी वो एजेंडा जो चला रहा है ऑपरेशन रजीम चेंज और बाकी चीज़ें, वही कह सकते हैं। 5 साल बाद JUI को याद आया जब दर्जन दरखास्तें अदालत आ चुकी हैं। जिस तब्दीली के इख्तियार की शिक चैलेंज की है, जिस शिक का हवाला दे रहे हैं वो गलत है। लगता है आपने कानून पढ़ा ही नहीं। पार्लियामेंट में तरमीम बिल भी जमा करवा दिया, ये उन्होंने बताया जी। आज प्राइवेट मेंबर डे बिल पेश किया जाएगा। 5 साल पहले आपको नहीं पता था कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा। अंदाज़ा है कि अदालत आने में ताख़ीर हुई। अदालत आने की बजाय पार्लियामेंट में होना चाहिए था। शरीयत कोर्ट ने JUI की दरख्वास्त दीगर मुकदमात के साथ मुंसलिक कर दी है। ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तों पर समाअत 18 अक्टूबर को होगी। और मैंने आपको पहले कह दिया था कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएगी, जो कि हार है, बहुत ज़्यादा मार पड़ सकती है। कराची में, हैदराबाद में MQM को भी साजगार हालात नज़र नहीं आ रहे। PTI काफ़ी मेहनत की है तो उन्होंने सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली है और महकमा दाखिला को ख़त लिख दिया है कि 3 माह के लिए बल्दियाती इंतखाब के लिए सिक्योरिटी नहीं फ्राहम कर सकते। नफरी की कमी है, बल्दियाती इंतखाब के लिए फौरी तौर पर नफरी फ्राहम करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा जिस सैलाब से मुताज़रा इलाकों में पुलिस तैनात है, लिहाजा नफरी कमी की बजाय इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है, वो इसको मुलतवी कर दें। अब ये कहना है ये अगर आ जाए। लाहौर हाई कोर्ट के बड़ा एक अहम इशू है, ज़रई यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की खातून लगे एक्चुअल को शोकाज नोटिस के बगैर बरतरफी से निकाल दिया गया और अदालत ने बहाल कर दिया। यूनिवर्सिटी को खातून लेक्चर अप्रैल से रुकी की तनख्वाही भी अदा करने का हुक्म, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर को मुस्तल करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। ये निपटा दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास है। और खातून लेक्चर ज़ेबुन्निसा यूनिवर्सिटी में 2016 में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती हुई थी, नौकरी पर मुस्तकिल करने की बजाय शोकाज के बगैर निकाल दिया और गेट के दरवाजे बंद कर दिए। बहरहाल ये अदालत जैसे मैंने बताया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ के में बड़े वाज़े तौर पर जो रिमार्क्स दिए थे वो आपके सामने। पंजाब में कितने अफराद सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीज़ हो जाएँ, अदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। ये अब तक 1,23,000 से ज़ायद अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड एंड मेडिकल एजुकेशन के मुताबिक पंजाब में 23 लाख अफराद ने हेल्थ कार्ड से मुफ्त जो है ना इलाज की सहूलत ली है। 50 अरब 73 करोड़ से ज़ायद जो है 50 अरब बहुत बड़ी रकम होती है, इलाज मालता की सहूलत की जा चुकी है। 794 सरकारी और निजी अस्पतालों को मुंतखब किया। 189 सरकारी 605 निजी अस्पतालों से इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत हासिल की गई। 4,99,000 से ज़्यादा अफराद ने हेल्थ कार्ड से मुफ्त डायलिसिस करवाएं। 51,000 से ज़्यादा अफराद ने हेल्थ कार्ड से मुफ्त जो है ना एंजियोग्राफी जो है ना अपना कोरोनोग्राफी एंजियोग्राफी की सहूलत हासिल की। 44,000 से ज़ायद ख़वातीन ने नॉर्मल डिलीवरी और 1,87,000 से ज़ायद ने सीज़ेरियन की सहूलत हासिल की। और इनके मुताबिक जो है ना
32,655 ने सहूलत कार्ड से केमियोथेरेपी भी की सहूलत हासिल की है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपना क्या हालात और वाक़यात सामने आए हैं। हेल्थ कार्ड एक बहुत अच्छा मंसूबा है। जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉन के हवाले जो मैंने गुफ्तगू की है, ज़रा वो सुनिएगा। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं एक्सपर्ट ओपिनियन और फिर मैं बिलाल साहब की तरफ जाऊंगी। अजहर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। मैं जानना ये आप भी और हम सब भी ये केस तो देखते आ रहे हैं जो इमरान खान साहब का तौहीन अदालत का था। बहुत मामला रहा, मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बयान थे, जैसा कि आप भी जानते हैं। पार्टी के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि खान साहब की कोई गलती नहीं। अभी अब्बासी साहब भी यही समझते हैं कि खान साहब ने ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी, लेकिन चलें अदालत ने कहा माफ़ी मांग ले तो उन्होंने मांग ली है। ये फैसला मामलात को आपकी नज़र में क्लियर करेगा कि ये तौहीन अदालत का जो मामला माजी के प्रेसिडेंट्स थे उससे मुख्तलिफ अदालत ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, या मजीद एक फ्री हैंड मिला है समहाउ सियासतदानों को कि आप जजेस के हवाले से कुछ कह दें, आपको मौका जरूर मिलेगा दौरान ट्रायल? बहुत शुक्रिया अफसा। बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हिस्ट्री में सिविल कोर्ट्स की कंटेम्प्ट के हवाले से या सेशन जजेस के कंटेम्प्ट से अपनी नौयत का एक ये बिल्कुल मुनफरद केस है। इससे कबल हमने सिविल कोर्ट्स के हवाले से आला अदालतों में केसेस नहीं देखे। अब जितने भी केसेस अब आए हैं वो आला अदालतों की तौहीन के हवाले से चले आ रहे हैं। वो दो तरह की नेचर है। एक तो है अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करना, और दूसरा है कि अदलिया को मिलाइन करना, डिफेम करना। जहां तक अदलिया फैसलों पर अमल दरामद ना करने का, वो मेरा ही केस है। PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 यूसुफ रज़ा गिलानी को जब डिस्क्वालीफाई किया कि तौहीन अदालत, उन्होंने अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। जहां तक बाकी 3 केसेस हैं, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और पनामा जो जजमेंट थी उस पे उन्होंने जिस तरह की जुबान और बार बार दोहराते रहे, कहते रहे, और उनमें सिर्फ दोनों ने कोई माफी नहीं मांगी। और निहाल हाशमी ने जब केस कंक्लूड हो रहा था उस वक्त आके सारा बहस टेंडर की थी। तो इसलिए इन केसेस का इमरान खान के केस से मैं नहीं समझता मुवाजना किया जा सकता है। इमरान खान ने इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हद के इज्जत तो आप कह सकते हैं कि हद तक की एक जज की, और माइल्डेस्ट फॉर्म, लेकिन कंटेम्प्ट में मैं भाग नहीं करता, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक बादी और नजर में यह तौहीन अदालत थी, इसलिए इमरान खान साहब को मौका दिया। और इमरान खान देखें, ये तो मानना पड़ेगा कि उस जज के जिसके हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनकी अदालत में चले गए और जाके वहां पर माजरत कर दी। यानी ये पाकिस्तानी हिस्ट्री में इस तरह मैं जो है ना टेंडर करना, यानी मुझे यूसुफ अपना आसफ अली जरदारी साहब को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जब वो दोहरा ओहदा उनके संभाला हुआ था, उन्हें वो बाकायदा सदर के तौर पर भी थे, पार्टी के तौर पर भी थे। तो उस वक्त मैंने यहाँ कंटेम्प्ट फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो उस वक्त आसफ अली जरदारी ने भी अदालतों के सामने अपने आप को पेश कर दिया था और बाकायदा इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सदारती ओहदा छोड़ दिया। अगर साहब मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो नताइज की धमकी इमरान खान साहब ने दी थी कि आप फिर हम देखें क्या कर लेंगे, जिसको PTI अब उसकी ये तशरीह करती है कि वो कह रहे थे कानूनी तौर पे हम क्या कर लेंगे, तो ये इन सब लोगों से मुख्तलिफ नहीं था उस नतीजे? क्योंकि अदालत ने भी मुख्तलिफ मौके पे बात ज़रूर कही है कि हम ये नहीं करने दे सकते कि आप किसी जजेस को धमकी दें नताइज की और उससे उनका काम इफेक्ट हो। और ये उन्होंने कहा कि हमारी अपनी जजेस का मातहत अदलिया का मामला, इसलिए हमारे लिए बहुत सीरियस है। मुख्तलिफ मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये बात कही थी कि ये हमारे लिए ज़्यादा सीरियस नौयत का मामला है, क्योंकि इससे काम करना डिस्टर्ब करेगा आगे फ्यूचर में। जजेस के कोई भी सियासतदान जो पॉपुलर होगा वो आके इस किस्म की बात करके धमकी दे देगा कि कल को हम आएंगे तो फिर निमट लेंगे आपसे। देखिए, यही तो बात थी, यही वो बुनियाद थी। उसी की क्लैरिफिकेशन को सामने रखते हुए अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस किया था। अगर ये ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ अपना कंटेम्प्ट होती तो और इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफी भी नहीं मांगी अदालत से। अगर कंटेंट्स आप देख लें तो अगर गैर मशरूत माफी होती तो इसका मतलब तो ये था कि वो ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट थी। इसमें कोई शक नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, हम अगर मिसाल के तौर पर इस तरह की तौहीन अदालत अगर शुरू हो गई तो फिर तो यहाँ सिविल कोर्टों, सेशन कोर्टों में मैं रोजाना के 20 वाकई आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जहां की तौहीन होती रहती है। लेकिन एक बात है कि आइंदा से एक प्रेसिडेंट जरूर सेट हो गई है कि इस तरह का सिविल कोर्टों का या सेशन कोर्ट के ऊपर कोई भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अगर तौहीन करने की कोशिश करेगा तो उसे नताइज भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन एनी केस भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सारे का सारा नोटिस जो है वो विड्रॉ
डिस्चार्ज कर दिया है और चीजें जो है ना अब आगे की तरफ चल रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं तो पहले दिन से ये बात कहा है और मैं कहता रहा हूं और आज भी मैं इसमें क्लियर हूं कि ये तौहीन अदालत मेरी जाती राय के मुताबिक इसलिए नहीं बनती कि आइन के आर्टिकल 204 में अदालत की कार्रवाई कर रही है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में है, वो नीचे आके आप कंटेम्प्ट ऑफ उनसे नीचे मातहत उसमें नहीं है। ठीक है, मुझे प्लीज ये बताइएगा अजहर साहब कि ये साइफर जो है इसके ऊपर आपकी नज़र में हुकूमत मुमकिन तौर पे क्या कार्रवाई कर सकती है? आर्टिकल 6 के हवाले से ये मामला बन सकता है या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक भी देखा जाएगा तो 62-63 के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है मुमकिन तौर पे? अगर आप हमें कुछ बता सकें कानूनी तौर पे। देखिए 2-3 चीजें तो बड़ी समझना जरूरी है। आर्टिकल 6 तो ऐसे हम बांट रहे हैं जैसे कोई दाल बांट रहे हो, जैसे कोई मिठाइयां बांट रहे हो। आर्टिकल 6 का इतलाक वहां होना है जहां सबवर्जन हो, एब्रोगेशन हो, जो आईने पाकिस्तान 1973 के हवाले से। और होता ये है, और ये क्यों कहा जाता है कि आइन एक मुकद्दस किताब है, उसमें प्लस माइनस तफरीक जमा मनफी नहीं हो सकता। उसमें अगर आपने कोई तरमीम करनी है तो यू नीड टू हैव 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। और ये अमूमन डिक्टेटर करता है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की बात है, उससे पहले कई दफा जियाउल हक के दौर में एब्रोगेशन हुई, बाद में उन्हीं पार्लियामेंटेरियन ने उनको बाकायदा जिला बख्श दी। 270 आर्टिकल आया जनरल मुशर्रफ का भी 1999 एक्ट के भी। आज तो ये तो खाम ख्याली है, ये तो कौम को गुमराह करना है कि आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। हाँ, अब ये कैसे, अच्छा ये और दूसरी बगावत कहाँ है, वो 124 से सडिशन को अगर आप समझने की कोशिश करें, सडिशन तो है कि किसी गवर्नमेंट को ताकत या किसी और तरीके से गिराने की कोशिश करना, वो भी नहीं लगता इसके हवाले से, पीपीपी के हवाले से। हाँ, तीसरी तो बात है, मिसाल के तौर पर कह रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एक वो साइफर की मुदाखलत की बात कर रहा है मुल्क के अंदर, ये ऑफिशियल सीक्रेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश के बेनकाबे के हवाले, ये इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर केस है, मैं उसका जिक्र तफसील नहीं कर सकता। वहां भी ये कहा गया कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की। जब कोर्टों में गया, कोर्टों ने उसको जज किया और उन्होंने कहा ये तो मुल्क की सीक्रेट के हवाले से बात है, इसमें तो लग नहीं सकता। हाँ, आगे आ जाए, क्या कर सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर लेकिन अजहर साहब इसके ऊपर अगर हम, क्योंकि अब हम एक सिफारती ओपिनियन भी इसके ऊपर ले चुके हैं, कई दिनों से, महीना हो गया हम इसके ऊपर महीने हो गए बहस करते आ रहे हैं, तो जो लोग समझते हैं इन मामलात को उस हवाले से वो ये बात करते हैं कि साइफर एक बड़ी निजी किस्म की एक जो होती है वो बातचीत होती है जो अपना हमारा सफीर लिखता है वहां से, तो उसके ऊपर सियासत करने के हवाले से वो समझते हैं कि इसकी ना कोई मिसाल माजी की मिलती है और ना इस तरह का मामला कभी देखा, जिसको बेसिस बना के हुकूमत ये कहती है कि आप बतौर प्राइम मिनिस्टर 8 या 9 तारीख को आया हुआ अपने ही एक सफीर का मैसेज उसको मैनिपुलेट करके 27-28 तारीख को एक जलसे के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की साजिश की गई। अच्छा, आप तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मेमो स्कैंडल में हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से सिर्फ एक कोई साइन नहीं थे, एक छोटी सी एक मेमो आया, उस मेमो में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पिटीशन आई और नवाज शरीफ पिटीशन लेकर गए थे उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीफ जस्टिस जो थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, उनका एक कमीशन बनाया। कमीशन बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ा सीरियसली टेकअप किया। आपकी इस बात में तो है कि ये मान लिए कि अगर ये कोई इनर आपस में कोई गुफ्तगू भी थी, लेकिन उस गुफ्तगू के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप कैसे लगा सकेंगे, ये एक बहुत $1 बिलियन सवाल है। और दूसरा ये है कि और ऑडियोज की कानूनी हैसियत भी अजहर साहब, ये भी एक होगा मसला इनको पेश आएगा गवर्नमेंट को कि ऑडियोज की मुबैना तौर पे क्या अहमियत हो सकती है। हाँ, ये ऑडियो वाला मामला जो है ये बड़ा सीरियस है, लेकिन इसमें भी आपको पता है कदगन है। अरशद मलिक के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम सफदर ने कुछ ऑडियो वीडियो रिलीज की थी, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की ऑडियो अगर ये जितना भी मटेरियल आए, जब तक इसका फॉरेंसिक नहीं होता, जब तक टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जाम नहीं होता, इसको यूज ही करते किसी तरह से भी। तो अगर उन ऑडियो के वाले जो मुझे ब्रेक में भी जाना है जी, बिल्कुल सही, आपने जो एग्जांपल दिया मैं इसको कोट करते हुए आगे बात लेके जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज़र सिद्दीक साहब आप वक्त का। जी, आपने वो सुन लिया, इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।